Good morning to all my dear students. In the last class, we have discussed about how to calculate pH for a weak acidic solution. And weak acidic solution के अंदर बेटा आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, उसकी हेल्प से जाना होता है. ठीक है. और सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसके अंदर जस्ट 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं चीज को. सबसे पहले हमें जब भी वीक एसिड की बात आएगी, किसकी? वीक एसिड की. तो वीक एसिड में हमें दो चीजें हमेशा गिवन रहेगी. क्या? के की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है. कंसंट्रेशन, दो चीजें गिवन होगी हमारे पास. के भी गिवन होगा और कंसंट्रेशन भी हमारे लिए गिवन होगा. इवन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो देयर विल बी ओनली वन वैल्यू गिवन, दैट इज कंसंट्रेशन. बट फॉर अ वीक एसिड टू वैल्यूज विल बी गिवन, के एंड सी. ये दोनों गिवन होगा. और आपके लिए एक तीसरी चीज जो होगी वो क्या रहेगा? अल्फा अननोन रहेगा. ये क्या रहेगा? अननोन, जिसे हमें क्या करना पड़ता है? डिटरमाइन करना पड़ेगा. और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालने का केवल एक फॉर्मूला है. कौन सा बेटा? सी अल्फा. मतलब हमें अल्फा की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम लोग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका बताया. कैसे चेक करना है आपको? आपको चेक करना होता है के बाई सी का रेशियो. अगर के बाई सी का रेशियो लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻4 आ जाता है तो उस केस में मैंने आपको बताया डायरेक्ट आप अल्फा इज इक्वल टू क्या लगा दोगे? रूट के अपॉन सी. है ना. एक्चुअल जो फॉर्मूला है हमारा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से के ए इज इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो अगर अल्फा की वैल्यू के बाई सी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा या बराबर आने का मतलब होता है कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 5% से भी कम है ना. यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो या तो 5% आएगा या 5% से भी कम. तो उस केस में अल्फा नेग्लेक्ट कर देते हैं तो के बराबर सीधा किसके? सी अल्फा स्क्वायर. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रूट के बाई सी. और एक बार जब यहां से अल्फा मिल गया तो आप बेटा यहां पे बस क्या कर दो? अल्फा की वैल्यू रख दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो, एच प्लस मिल जाएगा. और एक बार एच प्लस मिल गया तो पीएच फिर निकल ही जाता है. दूसरा बताया था मैंने तरीका ये हो सकता था आपका कि के बाई सी कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 से बड़ी आ गई. के बाई सी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 से अगर बड़ी आ जाती है उस केस में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा. क्या? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बिकॉज अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1. चल रहा है ना. अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1. तो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं होगा. तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा. और एक बार अल्फा मिल जाएगा तो जस्ट अल्फा को रखो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से मिल जाएगा. यही हमारा थीम था किसको सॉल्व करने के क्वेश्चंस? वीक एसिड्स के सॉल्यूशन के. तो वीक एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा आपको के सी की वैल्यू गिवन होगी. आप के बाई सी कैलकुलेट किया करो, उसके हिसाब से आपका अल्फा का फॉर्मूला अल्फा पता चलेगा कि कैसे आपको निकालना है. तो कल दो प्रॉब्लम मैंने लिए थे इसके ऊपर, दोनों अच्छे प्रॉब्लम थे. एक में मैंने ऐसा दिखाया था जिसमें आपका अल्फा नेग्लिजिबल हो रहा था तो डायरेक्ट इससे सॉल्व किया था. एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कि हमारा के बाई सी का रेशियो जो था वो 25 इंटू 10⁻⁻4 से बड़ा आ रहा था तो हम लोग के का क्वाड्रेटिक से हमने सॉल्व किया था. और आपको मैंने दो होमवर्क भी दिए थे तो आज उन दोनों होमवर्क को डिस्कस कर लेता हूं मैं. दो सवाल मैंने आपको दिए थे. कैसे क्वेश्चन दिया था कि किसी सॉल्यूशन के लिए फॉर ए गिवन सॉल्यूशन हमारा जो सी की वैल्यू है, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो कितना है? 10⁻³ मोलर. कंसंट्रेशन कितना दिया था? 10⁻³ मोलर. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो दिया था वो कितना दिया था आपका? 0.1. तो इस टाइप का सॉल्यूशन के लिए हमसे के की वैल्यू पूछा है कि कितना होगा और पीएच इस सॉल्यूशन का कितना होगा. ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क थे. ठीक है. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा और हो जाना चाहिए सवाल, है ना, क्योंकि कुछ करना नहीं है. देखो के निकालना है और क्या निकालना है? पीएच. पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग? पीएच निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चाहिए. क्योंकि पीएच मुझे पता ही है कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो मुझे जब तक ये नहीं मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तब तक पीएच नहीं निकाल सकता. तो सबसे पहले मैं इन दोनों की हेल्प से मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होता है बेटा? सी अल्फा के बराबर होता है. H प्लस किसके बराबर होता है? सी अल्फा. तो जैसे ही सी अल्फा डालूंगा
तो c की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.1। 0.1 का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है ना, तो 0.1 का मतलब 1/10 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका 10⁻⁻4 आ गया, तो 10⁻⁻4 आने का मतलब pH वैल्यू कितनी होगी, जो 10 के नेगेटिव पावर दिखाई देता है वही क्या होता है, pH। तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो देखो पहला पार्ट एकदम सिंपली कर लो, pH निकालना है तो K निकालना हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है। ये K कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि K निकालने के लिए देखो K के लिए दो फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर अल्फा हमारा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल अगर मानूंगा तो K कैसे निकाला जाएगा, C अल्फा स्क्वायर से। अगर अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानते हैं तो K क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर। और अगर हमने नेग्लिजिबल नहीं माना तो K का फॉर्मूला क्या लगेगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आप इस फॉर्मूले से K कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सेकंड वाले फॉर्मूले से, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये डिसीजन लिया जाएगा ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की क्या वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू देखो जरा बेटा कितना दिया है मैंने, 0.1। 0.1 होने का मतलब कितना हो गया, ये 0.1 होने का मतलब दिस इज 10%। कितने परसेंट हो गया, 10%। क्योंकि जो भी वैल्यू गिवन होती है अल्फा की उसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करते वो किस में मिल जाता है, परसेंट में। तो 0.1 अल्फा का मतलब 10% हो गया। और मैंने बताया था अप टू 5% हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू को, 5%। लेकिन 10% आया तो अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इवन एक और चीज मैं बताऊं, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर ऑप्शंस में आपको हो सकता है कि आंसर अप टू 10% तक नेग्लेक्ट करके भी देता है। देखो मैं दिखा रहा हूं, पहले इन दोनों पे आंसर निकालते हैं जरा। देखो अगर मान लो किसी ने नेग्लेक्ट किया तो इस फॉर्मूले को लगाएगा तो आंसर क्या आएगा, सी की जगह पे कितना डालना आपको, 10 पावर माइनस 3 इंटू अल्फा की जगह पे 0.1 मतलब 0.1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, और 0.01 कैन बी रिटर्न एज 1/100, तो 10 कितना आ जाएगा, -5। ठीक है। और किसी ने अल्फा को अगर नेग्लेक्ट नहीं किया है तो आंसर क्या आएगा, देखो 10⁻³ इंटू अल्फा की जगह पे 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह पे कितना बेटा, 0.1 दिया है। तो यहां से ये वैल्यू देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 10⁻⁵ आएगा, डिवाइडेड बाई 1 में से 0.1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 0.9। तो क्या मैं इसे 10/9 भी लिख सकता हूं, 0.9 को 9/10 होगा तो उसे 10/9 इंटू 10 पावर -5, और 10/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.11 इंटू 10⁻⁵। समझे क्या। तो देखो अगर ऑप्शंस में है ना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हैं, एक में ऑप्शन है 10 पावर -1, एक में ऑप्शन है मान लो 10 पावर -3, एक ऑप्शन है 10 पावर -5, एक ऑप्शन है 10 पावर -7, तब आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर 10 पावर -5 आपकी मजबूरी है कि आपको यही टिक करना है, क्योंकि हमें यह मानना होगा कि उसने 10% तक क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी ऑप्शन मौजूद है तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला आपका आंसर क्या माना जाएगा, परफेक्टली करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इस केस में कैलकुलेशन में मैंने अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं किया है। और मैं इवन कह रहा हूं आपको, अल्फा 5% तक आए तो नेग्लेक्ट करना चाहिए, 5% से ज्यादा आए तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में मान लो ये है ही नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं, तब मजबूरी में हमारा ये आंसर सही होगा, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला, जिसमें अल्फा को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अल्फा कितने परसेंट है, 10% है। समझे क्या। तो ये सवाल काफी अच्छा सही सवाल था, है ना। कंसंट्रेशन दिया है, अल्फा दिया है, आपको के भी पूछा था, पीएच भी पूछा था। पीएच का सिंपल तरीका होता है H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा लगा देना, तो यहां से पीएच मिल जाता है, सी भी दिया था, अल्फा भी। और के निकालने के दो रास्ते हैं, तो आप बेटा या तो इस रास्ते से जाओगे या तो इस रास्ते से जाओगे, और वो कौन से चीज पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% होता है, ये वैल्यू लेस देन 5%, तो हम ऊपर वाले से जाते हैं, चूंकि ये 10% है इसलिए हमने सेकंड वाले फॉर्मूले से करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है। और एक और मैंने प्रॉब्लम दिया था, उसे भी कर लेते हैं हम लोग, एक और न्यूमेरिकल दिया था ना। चलो तो देखो एक और न्यूमेरिकल कौन सा दिया था, सेकंड जो काम दिया था मैंने उसमें, वो काफी अच्छा है ना, वो वाला जो सेकंड वाला प्रॉब्लम दिया मैंने उसमें और अच्छा है। देखो उस प्रॉब्लम में मैंने आपको
जो सेकंड वाला दिया था होमवर्क के फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चन, ये सेकंड वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया था। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया आपको? 4 इंटू 10⁻⁻5 दिया है मैंने, है ना। और K की वैल्यू कितनी दी थी आपको? 2.5 इंटू 10⁻⁻5। और मेरा सवाल ये था कि इस क्वेश्चन के लिए आप कंसंट्रेशन की वैल्यू बताइए और अल्फा की वैल्यू बताइए। जस्ट देखो पिछले वाले प्रॉब्लम का रिवर्स किया है मैंने। पिछले वाले में सी दिया और अल्फा दिया और मैंने आपसे पीएच और के की वैल्यू पूछी थी। नाउ इन दिस प्रॉब्लम आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ के एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। नाउ क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन सी एंड अल्फा। इन दोनों को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करोगे बेटा बताओ? के दिया है और अल्फा दिया, एच प्लस दिया है, सी निकालोगे अल्फा निकालोगे। जो बेसिक अप्रोच है जो मैंने देखा है, नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं? ये कल फॉर्मूला बताया था मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में के इंटू सी। तो आप देखते हैं एच प्लस भी दिया है सर, के भी दिया है, तो यहां से मैं सी निकाल लूंगा और एक बार सी निकल जाएगा तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा लगा के अल्फा निकाल लूंगा। लेकिन ये इससे जो आंसर आएगा इट में भी पॉसिबल कि गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत होगा ही, लेकिन इससे आंसर गलत होने का चांस है। रीजन क्या है गलत होने का? देखो ये फॉर्मूला कब आया था? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में के इंटू सी। ये फॉर्मूला हमारा तब आता है जब हम लोग अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानते थे। ध्यान है, अगर अल्फा 5% से कम होता है तो ही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अंडर रूट में के इंटू सी के बराबर आता है। अगर अल्फा की वैल्यू 5% से कम नहीं है तो उस केस में तो हमें कंसंट्रेशन अल्फा पहले क्वाड्रेटिक से निकालते हैं और उस क्वाड्रेटिक से निकालने के बाद हम लोग सी इंटू अल्फा कर लेते थे। ध्यान है, तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूं इससे जरूरी नहीं है कि आंसर सही आए, आंसर गलत हो सकता है क्योंकि अल्फा हमारे लिए अननोन है, अल्फा हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने का क्या तरीका होगा हमारे पास? फिर हमको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना होगा, जो हमारा बेसिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही था, के इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमने देखा था? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही देखा था ना। इसी में जब अल्फा को नेग्लेक्ट करते थे बेटा हम लोग, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? रूट के बाई सी, और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा करते थे तो ये फॉर्मूला आता था। लेकिन इस फॉर्मूले से मैं क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि हमें अल्फा के बारे में तो पता ही नहीं है ना कि 5% से नेग्लिजिबल है, तो फिर हमको बेसिक से जाना होगा। क्या इस बेसिक फॉर्मूले में मैं इसे सी अल्फा इंटू अल्फा लिख दूं अगर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं ये जो सी अल्फा लिखा है मैंने, इस सी अल्फा को क्या कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस लिख सकता हूं? तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक तरीके का नया फॉर्मूला ही समझ लीजिए, ये रटना नहीं है। फॉर्मूला ध्यान देख लो कैसे निकाल रहा हूं मैं। सी अल्फा की जगह मैं कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस लिख सकता हूं इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो एक ये भी आपके लिए फॉर्मूला टाइप का बन गया। अगर आपको क्वेश्चन में कभी के की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस पता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जाइए, ना कि इस फॉर्मूले से। समझेगा? हाँ, अलग बात है अल्फा अगर 5% से कम आ गया यहाँ कैलकुलेट करने पे तो आंसर इससे भी सही आ जाता। अगर अल्फा 5% से कम आ जाएगा यहां से तो इससे आंसर सही आ जाता। लेकिन हमेशा इस फॉर्मूले से जाओ, 5% से कम आएगा तो अलग बात है, 5% से ज्यादा आ गया तो हम बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व कर रहे हैं उसे। अल्फा निकालना है या सी भी निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से जाया करिए, ये काफी अच्छा फॉर्मूला हो गया अपने लिए। ठीक है, तो बस अब लगा सकते हैं क्या? एच प्लस भी पता है कि समझ में आया? इस फॉर्मूले को मैंने क्यों मना किया? क्योंकि हमें अल्फा पता नहीं है कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होता 5% से कम है, देन वी विल गो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बट अभी हमें पता नहीं है तो हम बेसिक अप्रोच से जाएंगे और हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 5% से कम आया तो अलग बात है, नहीं आएगा तो भी हमारे लिए आंसर निकल जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है अल्फा के फॉर्म में। तो बस इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। के की जगह पे कितना रख देंगे बेटा? 2.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस की जगह पे कितना रखोगे? 4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इंटू क्या? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो अल्फा में लीनियर इक्वेशन है, तो आपको डेटा भी मैंने ऐसा दिया है, ये देखो ये दोनों आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या 2.5 को हम लोग 10/4 लिख सकते हैं क्या? 5/2 भी लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 5/2 लिख सकते हैं 2.5 को। और 5/2 अगर आप लिख सकते हैं तो यहां से देखो 5 ये क्रॉस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू
टू इधर मल्टी 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 अल्फा हो जाएगा। और यहां से देखो आप 5 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू कितना 8 अल्फा। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 5 उधर जाएगा तो 8 5 कितना 13 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/13 कितना 5/13। और 5/13 अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट अगर मान लो मैं उसको 52 ले लेता हूं है ना 5 को अगर 52 पकड़ लो तो 0.4 हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं ये आपका अप्रोक्सीमेट में कितना हो जाएगा 0.3 समथिंग आएगा 0.3 आएगा ना 13 से 5 को डिवाइड करोगे तो 0.387 कुछ के आसपास आएगा। तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट अगर मैं 52 पकड़ लूं तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा ना। तो 5/13 अप्रोक्सीमेटली 0.4 और 0.4 होने का मतलब परसेंट की भाषा में अगर बोला जाए तो ये कितना परसेंट है 40%। तो देखो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 40%। अगर आपने इस फॉर्मूले को लगाया होता तो जरूर आपका आंसर गलत आता। मैंने पहले ही बोला है ये जरूरी नहीं है कि गलत ही आंसर आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 40% से 5% से कम आई होती तो इससे भी आंसर सही आता। तो अप्रोच ये लगाया करो हमेशा तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 मतलब कितने परसेंट 40%। और एक बार अगर मुझे अल्फा मिल गया तो क्या मैं सी निकाल सकता हूं कैसे निकालूंगा बोलो। फिर हम लोग कंसंट्रेशन कभी भी निकालना है सी आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछे तो सी निकालने का एक ही तरीका है क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। H प्लस पता रहता है अल्फा पता रहता है सी निकल जाएगा। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। तो आप यहां से अगर हमें सी निकालना है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन अल्फा। H प्लस की वैल्यू दी है क्या मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू बेटा 0.4 आया है। अल्फा की वैल्यू कितना आया है 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं 10 ऊपर चला जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 पावर कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू भी हमारी निकल गई कितना 10⁻⁴। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कैसे किया। मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है बताने में इस सवाल को बट दिस इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तरीका ध्यान रखना जब भी आपको के की वैल्यू पता हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इवन मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह बेटा आपको पीएच दे देता तो भी हमें H प्लस पता ही हो जाता। कैसे पीएच अगर हमें मालूम है 4 है पीएच वैल्यू 4 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होता है 10⁻⁻4 ना एंटी लॉग हो जाता है ना उसका। तो अगर मैं पीएच भी दे दूं आपको तो भी हमें H प्लस मालूम है तो आपको K और H प्लस कभी भी मालूम है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से जाके हम लोग कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं समझेगा। तो वी विल टेक सम मोर प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड के एग्जाम्पल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं तो कुछ और मैं न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर आपका लेता हूं। देखो जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूं ये हो गया होगा आपका और ये अच्छा प्रॉब्लम भी था ठीक है ना। चलो और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग और किस तरीके के एक क्वेश्चन में आपको जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करवाता हूं कि इस तरीके के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए इसे आपको प्रॉब्लम दे रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अमाउंट जब भी पूछे अमाउंट पूछने का मतलब बेटा वेट निकालना होता है ना उसका कितना मास लिया जाएगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है HCOOH है ना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड और यही इसका जैसे ही आप देखोगे जेई के क्वेश्चंस में जो एसिड रहता है उस एसिड का तुरंत वहां पे के की वैल्यू बताया होता है के की वैल्यू। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन ये हो कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो मैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो अगर फॉर्मिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर है तो आयनिक इक्विलिब्रियम से कैसे पता चलेगा अगर उसके के की वैल्यू ज्यादा होगी किससे फॉर्मिक एसिड की के की वैल्यू एसिटिक एसिड से क्या होगी ज्यादा। एसिटिक एसिड की कल मैंने बताया था के की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ होती है पर मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए 10⁻⁵ लेके करा रहा था उसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁵ है। जो फॉर्मिक एसिड की वैल्यू होती है उससे तो थोड़ी ज्यादा होगी अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसके जो के की वैल्यू होती है बेटा 2 × 10⁻⁴ थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया है उससे क्योंकि एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखनी ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है जो भी डेटा गिवन होगा उस पर आपको सॉल्व करना है।
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड जिसके के की वैल्यू दिया है, विच शुड बी डिजॉल्व, विच शुड बी dissolved in 10 liter, which should be dissolved in 10 liter of water, which should be dissolved in 10 liter of water to obtain a solution, having pH value 3.7। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, के की वैल्यू दिया है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 3.7। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। के की वैल्यू दिया हुआ है आपको, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जिसके पीएच की वैल्यू कितनी हो जाए 3.7। क्या मैंने अभी बताया, अगर पीएच वैल्यू गिवन है तो क्या इससे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल जाएगा। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल गया, के की वैल्यू मिल गई, तो क्या हम लोग अल्फा निकाल लेंगे और उस अल्फा की हेल्प से क्या हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और एक बार अगर कंसंट्रेशन आ गया तो कंसंट्रेशन होता ही क्या है, मोल पर लीटर। तो हमें पता चल जाएगा 1 लीटर में उसके कितने मोल डाले गए हैं। तो अगर 10 लीटर में निकालना है, कितने में डाला जा रहा है 10 लीटर में ना, तो उस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएगा। और मोल्स को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। फिर भी मैं आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये एडवांस लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। करना कुछ नहीं, देखो सिंपल सा है बेटा, आप एक बार खुद से वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हैं इस सवाल को, फिर मैं सॉल्यूशन तो दे रहा हूं आपको। देखिए क्या करना है, आपको पीएच वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है, अमाउंट निकालना है किसका, फॉर्मिक एसिड का अमाउंट चाहिए। और क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 × 10⁻⁴। विच शुड बी डिजॉल्व इन, कितने में घोलना है, 10 लीटर ऑफ वाटर में, 10 लीटर वाटर में डालना है, कितना मास, टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 3.7। तो इतना सब डेटा गिवन है और हमें निकालना उसका अमाउंट। अमाउंट निकालने का मतलब होता है, कभी भी अमाउंट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन निकालोगे, है ना। उसका कंसंट्रेशन अगर मिल जाएगा तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, मतलब आपको 1 लीटर में उसके मोल्स मिल जाते हैं। और 1 लीटर में मोल्स मिल गया तो जितने लीटर में पूछेगा उस लीटर से मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू से, तो उतने लीटर में उसके मोल्स हो जाएंगे और फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही मास मिल जाएगा। यही अप्रोच होता है बस। तो जो भी दिया है उनको लिख लेते हैं। के की वैल्यू गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁴। पीएच की वैल्यू गिवन है कितना हमारे लिए 3.7, और जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना गिवन है 10 लीटर। ठीक है, तो देखो कैसे लगा रहा हूं मैं इसे। पीएच की जो वैल्यू गिवन है बेटा हमें, पीएच इज इक्वल टू कितना है 3.7। पीएच इज नथिंग बट, तो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और मैंने बताया था अगर पीएच वैल्यू 3.7 है तो आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या लिखोगे बताओ, 10⁻⁻3.7 ही लिखोगे ना। क्यों, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻3.7 है तो जो ये नेगेटिव वैल्यू होती है वही तो पीएच वैल्यू होती है ना। मैंने आपको बताया था ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नथिंग बट इक्वल टू किसके बराबर होता है 10⁻⁻pH। तो अगर आपको pH पता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आप निकाल लेंगे। तो बोलो क्या करोगे, 10⁻⁻3.7। इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना सिखाया है, बस उसी अप्रोच से जाइए। 10⁻⁻3.7 है तो इसके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू को लिख लिया जाता है। इसके नियरेस्ट कौन सा आएगा, 4 आ जाएगा। तो 10 पावर कितना लिख दूंगा मैं, -4 × 10⁻�03 तो लिख ही सकता हूं ना। देखो -3.7 को -4 + 0.3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 में से 0.3 जाएगा तो 3.7 ही आएगा ना। तो 10⁻⁻4 × 10⁻�3। इसका लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.3 होती है। तो अगर log 2 0.3 होता है बेटा तो 10⁻⁻3 मतलब एंटी लॉग किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा ना। दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है 2 के बराबर है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻4। ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखो आप क्वेश्चन पीछे वाले की तरह बन गया। के की वैल्यू मालूम है, H प्लस की वैल्यू मालूम है, तो हमें क्या निकालना है, C निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा दे, कैसे लगाओगे, के ए इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने आपको, क्या आ जाता है C⁴² को C⁴ × अल्फा। C⁴ की जगह कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस × अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। तो यहां से देखिए
के की जगह पे कितना रखना है हमें, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह पे कितना रखना है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ निकल के आया ही है, ठीक है, इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से देखो ये दोनों डेटा मैंने ऐसा दिया कि आपका कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/2, क्योंकि 2 अल्फा होगा तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होने का मतलब परसेंट में कोई पूछे तो कितना परसेंट, 50%। कितना परसेंट हो जाएगा वो, 50% हो जाएगा। तो एक बार अगर मुझे अल्फा मिल गया तो अब मुझे कंसंट्रेशन कैसे मिलेगा, तो मुझे फिर पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन मैंने पिछला आपको डायरेक्ट डेटा दिया था K और H प्लस, उसी को मैंने लैंग्वेज में बदल के बस पूछ लिया है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हो गया, बाकी कुछ है नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन हमारा अननोन है इंटू अल्फा की वैल्यू अभी निकाला कितना 0.5 मतलब कितना 1/2 है। तो यहां से देखो बेटा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस में भेज दो तो दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁻⁴। और कंसंट्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मोल पर लीटर। मतलब हमने 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल 1 लीटर में डाला है, तो हमें तो कितने लीटर में निकालना है बेटा, 10 लीटर में कितना अमाउंट डालोगे, कितना मास डालोगे, तो 10 लीटर में पहले मोल्स निकाल लो और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा, मास। तो उसके लिए भी मैं डायरेक्ट बता दूं, अगर कभी भी वेट पूछ ले, अमाउंट पूछ ले आपसे, तो अमाउंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, गिवन वॉल्यूम से। जैसे ही गिवन जो कंसंट्रेशन आया उसको अगर वॉल्यूम से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतने लीटर में मिल जाएगा कितने मोल्स हुए, और उस मोल्स को अगर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, डबल एम मतलब मोलर मास, उसके मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा क्या मिल जाएगा, वेट। समझे क्या क्या मैंने, देखो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा हमारे लिए, ये तो क्या हो गया मोल्स, और मोलर मास से जैसे मोल्स इनटू मोलर मास क्या आता है हमारे पास, सीधा मास दे देता है, तो बस इससे मास निकल जाएगा, सिंपल है ना। तो देखो कंसंट्रेशन को 4 इंटू 10⁻⁴ रख दिया, इंटू वॉल्यूम की जगह पे कितना वॉल्यूम दिया है बेटा, 10 लीटर में निकालना था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 लीटर में मोल्स मिल गया, और इसको जैसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसका मोलर मास निकालो, 46 शायद होता है, निकाल लेते हैं फिर भी हम लोग। मोलर मास ऑफ HCOH कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, प्लस इस लास्ट वाला हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया ये 13, और ये 14 और 32 कितना हो जाएगा 46। तो मोलर मास कितना होता है 46 ग्राम, तो इसको हमने 46 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये मल्टीप्लीकेशन हम देख सकते हैं कितना आएगा, 46 4 जा कितना आएगा बेटा, 40 का 4 गुना 160 होता है, और 6 का 4 गुना 24 मतलब 184 हो जाएगा ना वो, तो 184 हो गया इंटू 10⁻, देखो -4 और +1 है तो कितना हो जाएगा -3, और मास किस में आएगा ये ग्राम में, ठीक है ना। तो 184 इंटू 10⁻³ ग्राम, या इस चीज को हम लोग चाहें तो 184 mg मिलीग्राम भी लिख सकते हैं। 10⁻³ ग्राम का मतलब क्या होता है मिलीग्राम ना, तो 184 मिलीग्राम, और आपसे अगर इसका आंसर हम चाहें तो 0.184 ग्राम भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। एडवांस लेवल के सवाल इसी तरह से बनते हैं, बस अप्रोच आपको आना चाहिए, क्या लगाना है किस तरीके से लगाना है, ठीक है। फिर मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, ये वीक एसिड वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, खूब न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, और इसके बाद जो मैं लेने वाला हूँ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं कि किस तरीके से लगेगा। एक और लास्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं इस टॉपिक पे, बाकी हर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के इन्हीं सब तरीकों से मिलेगा। डेटा भले ही चेंज हो सकता है आपको, जो मैं डेटा दे रहा हूं ये डेटा अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे घुमा फिरा के यही मिलने वाले हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन लगभग मैं क्लास में टच कर देता हूं, कोई ऐसा टाइप नहीं होगा कि उस टाइप का सर क्वेश्चन है
आपने क्लास में नहीं लिया है, हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन मैं लगभग क्लास में टच करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसके ऊपर, वीक एसिड के ऊपर, फिर हम लोग देन वी विल प्रोसीड टू द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, कि दोनों के मिक्सचर के कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक और न्यूमेरिकल मैं लेता हूं इसके ऊपर। चलो एक और हम लोग डायलूशन के बेसिस पे ले लेता हूं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, या वॉल्यूम ले लेता हूं इस बार। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड, this should be added in 300 ml of, which should be added in 300 ml of 0.1 molar acetic acid, CH3COH. Calculate volume of water which should be added in 300 ml of acetic acid, और एसिटिक एसिड के K की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट में मैं दे रहा हूं 10 पावर -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड टू डबल इट्स, दो पार्ट में करा रहा हूं। टू डबल इट्स पहला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या डबल करना है, अल्फा। कल ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आप डायलूशन करेंगे, डायलूशन करने का मतलब होता है बेटा वाटर को एडिशन करना, और अब डायलूशन करते जाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। एट इनफाइनाइट डायलूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताया था मैंने आपको, है ना। तो वही चीज हुई, हमसे पूछ रहा है कितना वाटर में डालूं 300 ml में, एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर का 300 ml सॉल्यूशन है, ताकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो जाए। कितना वाटर डालूं ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो जाए, और सेकेंड पार्ट मान लो बोल रहा है पीएच डबल हो जाए। सेकेंड पार्ट में क्या डबल हो जाए, पीएच, टू डबल इट्स पीएच। कल ही मैंने बताया था आपको कि अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ाया, कल का देखना कौन सा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो क्या क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, H प्लस की वैल्यू कम होगी, OH माइनस की वैल्यू, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और पीएच भी सॉल्यूशन का क्या होता है, बढ़ता है। तो उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन बना दिया है आपका कि कितना वाटर डाला जाए 300 ml एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में ताकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो जाए, और दूसरी बार पीएच। ये वाला ऑलरेडी जेई में आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछा जा चुका है, पीएच वाला मैंने खुद से बना के दे दिया आपको। देखो क्वेश्चंस इसमें इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका लिमिटेड है, आपको बस ढंग से उसे यूज करना आना चाहिए। खड़े खड़े क्वेश्चन इसमें पूरे सुबह से लेकर शाम तक कराया जा सकता है ना, डेटा बदल बदल के, बस इंफॉर्मेशन बदल बदल के सुबह से शाम तक सवाल करवा सकता हूं मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आपको लगाने आ जाएगा। तो आप एक बार वीडियो रोक के थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं हर प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके का लेता हूं, ताकि डिफरेंट तरीके का लेने से आपको कभी कोई प्रॉब्लम दिखे तो ये ना लगे कि इसमें नई चीज है, ये लगे कि हाँ इस तरीके का प्रॉब्लम हमने पहले अटेम्प्ट किया है। तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या होगा करने का तरीका इस सवाल को। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1, तो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, 300 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH, ये दिया है हमें, और इसका हमें K की वैल्यू भी गिवन है। K इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 10⁻⁵। तो ये दो चीजें हमें गिवन है, 300 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, K की वैल्यू 10⁻⁵ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें ये दिया है इंफॉर्मेशन, और हमसे बोला है डबल करना है क्या क्या, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और पीएच। तो ये तभी बढ़ेगा जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वही है कितना वाटर को ऐड करेंगे। तो पहले तो कोई चीज अगर डबल करनी है तो पहले हमको इनिशियल वैल्यू तो मालूम हो कि इनिशियल वैल्यू कितनी है, बाद में तो उसको डबल करने के बारे में सोचेंगे ना। तो पहले हम इनिशियल वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मैं आपको पहले इनिशियल वैल्यू मतलब पहले अल्फा 1 पता करो कितना है, और उसके बाद pH1 पता करो। पहले ये दोनों चीजें तो पता करो, फिर तो इसको डबल करेंगे ना। तो इनिशियल वैल्यू कैसे निकालोगे अल्फा 1, तो मैंने आपको बताया जब भी वीक एसिड आएगा तो उसका K क्या रहेगा गिवन। तो पहला स्टेप हमारा यही रहता है, हमें K/C को चेक करना होता है, फिर हम लोग उसका पीएच वगैरह निकालेंगे, क्योंकि अल्फा
क्वाड्रेटिक से भी पॉसिबल है कि सॉल्व करना पड़ सकता है। तो कभी भी अल्फा पूछे तो हमेशा मैंने बताया आपको अप्रोच क्या, के बाई सी पहले निकाला करो। तो क्या अब बार बार आप के बाई सी की जरूरत नहीं है, लेकिन के बाई सी फिर भी हम निकाल सकते हैं। इवन आप ओरली के बाई सी निकाल सकते हो। देखो ना, के की वैल्यू कितना है 10⁻⁵, सी की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 10⁻⁵ अपॉन 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 तो 25 इंटू 10⁻⁻4 से छोटा ही है ना। तो अगर छोटा है तो आप क्या लगाओगे, अंडर रूट में के बाई सी लगा दोगे डायरेक्ट। तो आप इवन ओरली भी कर सकते हैं, फिर भी आपको अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप निकाल लिया करो। के की जगह पे कितना 10⁻⁵, सी की जगह पे कितना 0.1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/10 मतलब 10⁻⁻4। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी, कल ही बताया मैंने। अल्फा किससे निकलेगा, के बाई सी से, और के बाई सी की वैल्यू हमारे सामने है कितना 10⁻⁻4, तो अंडर रूट में 10⁻⁻4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। तो क्या अल्फा वन की वैल्यू मिल गई हमें 10⁻⁻2। अब यहां से अगर अल्फा वन की वैल्यू मिल गई तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे तो pH1 भी निकालना है ना, शुरू का pH तो पहले पता होना चाहिए ना, और pH पाने के लिए बिना H प्लस के pH मिलता नहीं है, तो H प्लस कैसे निकालूं, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू अल्फा। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 0.1 है, तो C की वैल्यू 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 10⁻⁻2, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻3, क्योंकि ये 1/10 होगा तो 10⁻⁻3। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻3 है तो बेटा pH कितना हो जाएगा, pH 1 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग ये स्टार्टिंग में जो डेटा गिवन है उस पर निकाल रहे हैं। तो pH 1 कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि जो 10 के नेगेटिव पावर दिखता है वही क्या होता है pH। ठीक है, क्या क्लियर हुआ। तो इवन देखो pH और अल्फा वगैरह तो आप ओरली निकालना आप सीख जाओ कम से कम, है ना, कि ये सब लिखना भी ना पड़े, क्योंकि इतना हमें पता हो जाना चाहिए। अल्फा को हमेशा के बाई सी पहले ओरली चेक करो, फिर ये लगा सकते हैं। हाँ क्वाड्रेटिक आएगा तो सॉल्व करना पड़ सकता है, पर ये तो हम लोग ओरली के बाई सी से निकाल सकते हैं। H प्लस सी अल्फा के बराबर होता है, सी आपको दिख ही रहा था, अल्फा दिख रहा था, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻3, अगर 10⁻⁻3 H प्लस है तो pH कितना है 3, क्योंकि 10 के जो निगेटिव पावर होता है वही pH होता है ना, तो ये मिल गया। अब हम लोग पार्ट वाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का करें। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, टू डबल इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले पार्ट में बोला है क्या डबल करना है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को डबल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अल्फा को डबल करना है। तो अगर अल्फा को बेटा डबल करना है तो बताओ अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर अल्फा 1 की वैल्यू 10⁻⁻2, अच्छा 10⁻⁻2 को परसेंटेज में कितना लिखेंगे 1%, 10⁻⁻2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1% आएगा ना, जो कि 1 के रिस्पेक्ट में क्या है नेग्लिजिबल, क्योंकि हम लोग अप टू 5% नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल करना है, डबल करने का मतलब जो 10⁻⁻2 था इसका जस्ट डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 10 के पावर -2, इसका मतलब ये कितने परसेंट 2%, कितना हो जाएगा 2%। ठीक है, तो ये 2% हो गया, ये भी अभी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू 1 के नेग्लिजिबल है, 2% भी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू 1 नेग्लिजिबल है। तो कैसे करें अब हमें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए ना, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है। जब भी देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करे ये सब आए सवाल, तो हमेशा मैंने बताया आपको पिछले 2 3 लेक्चर पहले ही मैंने बताया आपको, जब भी वाटर के बारे में पूछे ऐड किया घटाया बढ़ाया तो आपके पास वी हैव ओनली एंड ओनली वन फॉर्मूला, डेट इज डायलूशन फॉर्मूला, बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। तो डायलूशन फॉर्मूला का क्या होता है M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम डाला कितना क्या किया। M1 पता है क्या हमें, M1 पता है, M1 कितना है 0.1 मोलर, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता है कितना है। ठीक है, V1 हमें पता है क्या इनिशियल वॉल्यूम कितना है 300 ml, ये भी पता है हमें। ठीक है, कितना वॉल्यूम डाला जाए वाटर का, मतलब V2 हमारे लिए क्या है अननोन है, यही निकालना है कि कितना वाटर डाला जाएगा। मतलब आप V2 निकालोगे तो फाइनल वॉल्यूम होगा, उसमें से इनिशियल वॉल्यूम 300 को माइनस करोगे तो वाटर का वॉल्यूम मिलेगा। तो ये निकालने के लिए हमें M2 मालूम होना चाहिए, और M2 हमें मालूम है क्या नई मोलरिटी कितनी हो गई, नई मोलरिटी यहाँ पे हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा इस नई मोलरिटी को। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये वाला भी। अब नई मोलरिटी कैसे निकालेंगे हम, नई मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, कैसे पाओगे नई मोलरिटी। आपको अल्फा 1 मालूम है, आपको अल्फा 2 भी मालूम है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की हेल्प से हमें नई मोलरिटी पानी है, कैसे पाएंगे। तो
बेटा मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या पानी अगर ऐड करते चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर तो क्या के की वैल्यू चेंज हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मैंने बताया आपको उसको केवल और केवल टेम्परेचर चेंज कर सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केवल और केवल ओनली वन फैक्टर कैन बी चेंज के वैल्यूज, और वो कौन सा है? टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया था, बोला ही था आपको कि के को ब्रह्मा जी का वरदान मिला एक तरीके से, है ना, उसको केवल और केवल टेम्परेचर छेड़छाड़ कर सकता है, बाकी कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्वेश्चन में टेम्परेचर कहीं भी चेंज होने का इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो के की वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। हमें अल्फा 1 अल्फा 2 पता है, C1 भी पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमको दूसरा पाना है, तो हम लोग इसी की हेल्प लेंगे, किसका? के का। तो जो आपको के का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो क्या के डायलूशन करने के बाद के की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, के की वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज हो सकती है, डायलूशन करने पे के की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। सी और अल्फा आपस में ऐसे एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को, डायलूशन करोगे तो कंसंट्रेशन बेटा क्या होगा? कम होगा, डायलूशन करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम, अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। ये दोनों वैल्यू आपस में ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि के की वैल्यू को कभी भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केवल और केवल टेम्परेचर चेंज कर सकता है, बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो बस इसी से जाना, इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो जो मैं k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखता हूं, इसे इस बार मैं C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? C2 अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2। क्योंकि चाहे पहले बिफोर डायलूशन पूछा जाए तो भी के की वैल्यू वही होगी, आप डायलूट कर दोगे तो भी के की वैल्यू वही होगी, के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है ना। तो ये के केवल और केवल, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, पहले भी हमने पढ़ा ये, के डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, और स्टाइचियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है, पर यहां स्टाइचियोमेट्री का रोल नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि रिएक्शन में हमेशा 1 बाई 1 स्टेप में चलता है ये। तो के डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, सो इट विल रिमेन सेम आफ्टर डायलूशन। आप डायलूशन कर भी दिए, वाटर डाल भी दोगे तो भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो वैल्यू क्या रहने वाली है? रिमेन सेम रहेगी। तो मैं वही कर रहा हूं, C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2। चूंकि आप यहां से देख सकते हैं अल्फा 1 की वैल्यू 1% है, अल्फा 2 की जो वैल्यू है वो भी 2% है, और दोनों एक के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल ही है। तो नेग्लेजिबल है तो इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं 1 के रिस्पेक्ट में, इसको भी नेग्लेक्ट कर देता हूं। समझे क्या? 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर को कितना लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा ना, क्योंकि अल्फा 1 इतना छोटा है कि इसे 1 ले लेंगे। 1 माइनस अल्फा 2 को भी हम लोग कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे, क्योंकि ये 1% और 2% है, नेग्लेजिबल होगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। C1 की जगह पे कितना डालोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 था, इंटू अल्फा अल्फा 1 की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C2 की जगह पे कितना रखोगे? C2 तो निकालना ही है हमें कि नया कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा उसका, और अल्फा 2 की वैल्यू बेटा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम अगर C2 कैलकुलेट करें तो C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये देखो 10 पावर माइनस 2 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, और यहां से भी 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 पावर माइनस 4। तो ये कितना है? 0.1 है इस साइड में, ठीक है, और इस साइड कितना? 2 का स्क्वायर, नीचे आके कितना डिवाइड हो जाएगा? 4। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.14 आ गया। अगर एक बार आपको C2 मिल गया तो इस C2 को बस उठा के किस में डाल दो? डायलूशन फॉर्मूले में। तो देखो यहां से मैं करा देता हूं, है ना, C2 की वैल्यू को कहां डालोगे? डायलूशन फॉर्मूले में, तो V2 मिलेगा। तो M1 की जगह पे कितना डालोगे? इनिशियल मोलरिटी कितनी थी? 0.1 मोलर, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 300 ml, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू नया मोलरिटी कितना आ गया डायलूशन करने के बाद? 0.1/4, तो ये नई मोलरिटी 0.1/4 इंटू नया वाला वॉल्यूम कितना है ये हमें पता ही नहीं है। नया वाला वॉल्यूम हमें कितना वाटर डाला है तो पता ही नहीं है ना, वही तो हमें पता करना पड़ेगा, तब मिलेगा ना। तो अब कैसे करोगे ये? तो ये देखो बेटा 0.1 से 0.1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 ml। क्या हमारा आंसर 1200 ml है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आंसर आ गया 1200 ml आंसर है। और आप देखना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन 1200 ही रहेगा। तो 1200 बेटा आंसर नहीं, हमसे तो पूछा उसने अमाउंट ऑफ वाटर पूछा ना, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला जाएगा। ये जो 1200 आया है ये फाइनल वॉल्यूम आया है। ये वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम, मतलब वाटर का वॉल्यूम और जो 300 पहले से मौजूद है इन दोनों को जोड़ के वो कितना वॉल्यूम है? 1200। तो हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बेटा कितना हो जाएगा? टोटल अगर 1200 है और उसमें से 300 पहले से ही है एसिटिक एसिड का, तो 1200 में से 300 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 900 ml। तो हमारा आंसर है 900 ml, ठीक है, ना कि 1200। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है ना। बड़ा प्रॉब्लम है, जेई एडवांस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटी जेई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था। तो हमें सॉल्व ऐसे करके आंसर निकालना है। आंसर विल बी 900 ml। मुझे आपको समझाने बताने में भले ही 10 मिनट लग जा रहा है एक सवाल को, पर आप खुद जब लगाएंगे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये सवाल मुश्किल से 3 से 4 मिनट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा आपका जाने वाला नहीं है, एक आइडिया लग जाएगा। तो मुझे समझाने बताने में टाइम लग रहा है चीजों को, नहीं तो सवाल 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? पीएच को डबल करना है। तो हमें इनिशियल पीएच तो पता है बेटा कितना 10, इनिशियल पीएच कितना है 3, तो नया वाला पीएच कितना हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। तो उसे कैसे करेंगे? ये वाला पार्ट विजिबल है ना, इधर ले लेता हूं, ये दिखता है ना इस साइड। चलो तो देखो सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट में कर लेता हूं। यहाँ पे देखो सेकंड वाले पार्ट के लिए कैसे करना है, आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हमें पीएच निकालना है ना। तो देखो पीएच हमसे क्या बोला है? पीएच को टू डबल इट्स पीएच, इस पर पीएच वैल्यू डबल होनी चाहिए। तो पीएच डबल होने का मतलब बेटा क्या होना? पीएच को डबल करना है। पीएच डबल होने का मतलब हो गया आपका पीएच2 की वैल्यू कितनी हो जाए? 6। पीएच2 की वैल्यू कितनी हो जाए? 6, क्योंकि हमने पीएच1 निकाला है कितना? 3, और डबल वैल्यू करने का मतलब हो गया पीएच2 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 6। तो अगर पीएच2 की वैल्यू मिल गई तो देखो अब ये सवाल पिछले की तरह बन जाता है। जैसे हमें अगर पता है पीएच2 की वैल्यू 6 है बेटा, तो बताओ हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना लोगे? 10⁻⁶। बोलो, अगर पीएच वैल्यू आपका 6 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना लेंगे हम? 10⁻⁶ लेंगे। अब देखो पिछले के जैसा सवाल बन गया, H प्लस का पता है कंसेंट्रेशन और K की वैल्यू भी हमें पता है। तो अगर मुझे K और H पता है तो मैं वहां से क्या पहले अल्फा निकाल सकता हूं, और एक बार मुझे अल्फा मिल गया तो क्या उसके हेल्प से फिर मैं कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूं, और एक बार मुझे कंसेंट्रेशन मिल गया नया वाला तो क्या मुझे वॉल्यूम भी मिल जाएगा, और वॉल्यूम मिल गया तो वाटर वाला 300 क्या कर दूंगा? माइनस। तो सेकंड वाला भी आसानी से हो जाएगा। तो आपको बस वही करना है, आपको H प्लस पता है और हमें K की वैल्यू भी मालूम है। K कितना है बेटा? 10⁻⁵ है ना। तो बस आप लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूले से जाओगे? K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से देखो K की जगह पे कितना रख दोगे? 10⁻⁵ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह 10⁻⁶ इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 10⁻⁵ है ना, तो इसे हम लोग 10 इंटू 10⁻⁶ तो लिख ही सकते हैं। तो 10⁻⁶ से -6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 10 - 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/11। अल्फा कितना आ गया? 10/11। और एक बार अगर हमें अल्फा मिल गया तो अल्फा मिलते ही क्या मिल जाएगा? हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे लिए अब कितना हो चुका है? डबल हो चुका है ना पहले का, इसका डबल हो चुका है। तो इसका डबल होने का मतलब अब कितना हो चुका है? 10⁻⁶। तो किस कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग 10⁻⁶ मिलेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। सी अननोन है, इंटू अल्फा की जगह पे कितना? 10/11। तो यहां से देखो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 इंटू 10⁻, ये 10 से डिवाइड करेंगे ना ले जाके, तो ऊपर जाके +1 करेगा तो 11 इंटू 10⁻⁵। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालने का अलग तरीका था, वहां पीएच को चेंज किया है तो वहां पे कंसंट्रेशन निकालने का अलग तरीका है। तो ये आपका मतलब ये हम लोग इसको बोलने को 2 बोल देता हूँ, pH2 के करस्पॉन्डिंग है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H जब डबल किया है तब का है, और ये मतलब ये भी 2 है तो ये क्या हो जाएगा? C2, ठीक है। और ये वाला जो अल्फा आया ये भी अल्फा हमारे लिए क्या है? अल्फा 2 है। ये नया नया वाला अल्फा हो जाएगा ना,
क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है तो उसका अल्फा तो चेंज होगा ना। अब ये अल्फा डबल होगा कि क्या होगा वो नहीं बताया उसने, तो कहा है पीएच डबल करो, पीएच डबल करोगे तो अल्फा इट में बी पॉसिबल कि कुछ दूसरे अमाउंट से चेंज हो, जैसे यहाँ पे किससे चेंज हो रहा है 10/11 से। ठीक है, तो ये हमारा C2 मिल गया, और एक बार बेटा आपको C2 मिल गया तो फिर क्या लगा देना है, M ऑन V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये पार्ट मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं कि आप यहाँ पे C2 की जगह पे क्या रखना है, M2 की जगह पे C2 डाल दीजिए। M ऑन V1 हमें पता है, M ऑन कितना है 0.1, V1 कितना है 300, और M2 कितना हो गया 11 इंटू 10⁻⁵। तो यहां से आप पहले क्या निकल जाएगा V2, और एक बार आपको V2 मिल गया तो V2 में से 300 माइनस कर देना, V2 में से V1 माइनस कर दोगे तो कितना वाटर का अमाउंट ऐड किया है वो चीज हमें पता चल जाएगी। कितने मिनट पहुंच गया है सर? ठीक है, तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि कितनी उसकी वैल्यू आ रही है। तो आई होप कि ये समझ गए किस तरीके से करना है। तो 50 मिनट्स के आसपास हो चुका है। अभी नया वाला टॉपिक जो है आपका मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड लेना है मुझे, तो उसे आज की क्लास में मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मुझे बताना है तुरंत, और कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ उसमें मैं न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि वो भी टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन पूरा मैंने बता दिया है कैसे निकालना आपको, है ना। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो सिंपल है बिल्कुल निकालने का तरीका। उसके बाद हम लोगों ने देखा है वीक एसिड्स का सॉल्यूशन, है ना। तो ये वीक एसिड्स का ही सॉल्यूशन हम लोग चल रहे थे कि कैसे वीक एसिड के केस में कैलकुलेशन किया जाता है हमारा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। वीक एसिड्स के न्यूमेरिकल्स काफी ले लिए मैंने, आपको 5-6 न्यूमेरिकल्स ले लिए इसके ऊपर, है ना। तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे मैं क्लास में ले रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमें बुकलेट से भी प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स काफी ले लिए मैंने, हर टाइप के ले लिए, आपको कोई क्वेश्चन इनसे अलग मिलने वाला नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करूंगा, और अगली क्लास में हम लोग, कल की क्लास में आपका फिर वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्यूशन बनाएगा तो फिर वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट तो लगेगा ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ क्या करेगा, वीक एसिड को इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड में भेजेगा, तो वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। तो वहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन वगैरह का थोड़ा दो एजम्पन्स हैं जिनको मुझे बताना है, तो वो चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। और फिर हम लोग कल वहीं से, मतलब कल का लेक्चर हम लोग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का लेते हैं। तो ये पार्ट मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया, और ये सारे क्वेश्चंस जितने मैंने लिए इन क्वेश्चंस को एक बार अभी तो लगा लो देख के, और बाद में इन सारे क्वेश्चंस को बिना देखे फिर से ट्राई कर लेना। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपसे बिना देखे फिर से बन गए तो आपका वीक एसिड का कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है, आप हर वीक एसिड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ, कल वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। Thank you so much.